वेलकम फ्रेंड्स, एट एजुकेशनल अकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग कुछ नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग झारखंड बिहार में होने वाली जो बीएड इंट्रांस टेस्ट होने वाली है उसको तैयारी को लेकर के हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि इस परीक्षा के लिए कौन कौन से मुख्य बिंदु होंगे, जिससे मैं आपको इन टॉपिक पर डिटेल्स डिस्कशन करने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिहार झारखंड बीएड इंट्रांस टेस्ट की तैयारी कैसे करें। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बीएड इंट्रांस टेस्ट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल एट एजुकेशनल अकेडमी 07 को सब्सक्राइब करें तथा हमारे साथ बने रहें। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहें। परीक्षा की तैयारी संबंधी मुख्य बिंदुओं को आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप भी बिहार झारखंड या बीएड की इंट्रांस टेस्ट संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपनी समस्या को रख सकते हैं, तथा तैयारी संबंधित और भी कोई आपको यदि तैयारी संबंधित और भी कोई परेशानी यदि आपको है तो आप उससे भी अपने कमेंट्स बॉक्स में जा करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या को दूर की जाए। चलिए, आज जैसा कि वीडियो की पहली तैयारी संबंधित जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो इसमें आज सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि सिलेबस इसका क्या होगा। फिर सिलेबस के अनुसार सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक जो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, कोशिश रहेगी कि प्रत्येक टॉपिक पर डिस्कशन करने के साथ साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाए। तो इसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या क्या है। आज हम केवल सिलेबस पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिलेबस। ये सिलेबस है। सिलेबस बीएड की तैयारी के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण होंगे, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ पर आप कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। सबसे पहले टॉपिक जो आपका क्वेश्चन सेट होगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला जो सेट होता है वह यह कुल मिलाकर के 5 सेट में क्वेश्चन होते हैं। कुल मिलाकर के 5 सेट में क्वेश्चन होंगे, और यह जो क्वेश्चन सेट होगा, पहला सेट जो होता है वह जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आप समझते होंगे। एक पैसेज दिया जाता है जिसको पढ़ करके आप उस पर आधारित जो दिए गए प्रश्न होते हैं उसको आपको आंसर करना होता है। क्वेश्चन और आंसर दोनों ही आपका उस क्वेश्चन में ही उपलब्ध होता है। अब करना आपको इतना रहता है कि उसमें सही आंसर कौन सा है वह आपको चूज़ करके अपने आंसर को पूरा करना है, आंसर शीट को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन भी उसमें रहता है और आंसर भी रहता है, आपको अलग से तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे और उसमें दिए गए उत्तर जो सही उत्तर होंगे उनको आपको टिक करके आप अपना आंसर शीट तैयार करेंगे, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि पहला टॉपिक होता है इंग्लिश को लेकर के, वह है पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद दूसरा होता है आइडम्स एंड फ्रेजेज पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं। थर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है कि एक सेंटेंस रहेगा, उसके लिए एक शब्द में आपको उसके उत्तर जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से सही उत्तर को आपको जवाब देना है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट होता है साइनोनिम्स भी आपके 2, 3 या 5 रहते हैं। हो सकता है 2 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 3 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चन का जब अरेंजमेंट होता है उस समय आपके लिए निर्धारित होता है कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। एंटोनिम्स भी आपसे पूछे जाते हैं, वह भी आपके 2, 3 या 5 नंबर के प्रश्न रहते हैं। उसके बाद आर्टिकल पर आधारित भी क्वेश्चन 2, 3 या 5 नंबर के होते हैं। नाउन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 8वां पॉइंट है प्रोनाउन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। 9वां पॉइंट है वर्ब पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 10वां पॉइंट होता है कि एडवर्ब पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 11वां होता है एडजेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 12वां होता है प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि इंग्लिश में 12 टॉपिक हैं जिनको कि आप थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे, अपने ध्यान में रख लेंगे, या नहीं रख पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे इस पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी बीएड और डीएलएड की तैयारी बिहार और झारखंड दोनों जगहों पर अभी इंट्रांस टेस्ट होने वाली है, उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आवेदन भी किया होगा, नहीं तो आने वाले फॉर्म की तैयारी करेंगे, जिसके आधार पर आपका जो है कि बीएड या डीएलएड में सिलेक्शन होगा। तो चलिए अब इंग्लिश के बाद हमारी बारी आती है, उसे हम लोग देखते हैं, वह है सामान्य हिंदी।
इंग्लिश के बाद सामान्य हिंदी है, जिसका पहला टॉपिक पुनः उसी प्रकार से अपठित गद्यांश और पद्यांश। जैसा कि ऊपर इंग्लिश में आपने कॉम्प्रिहेंशन देखा था, उसी प्रकार यह है अपठित गद्यांश और पद्यांश। नंबर 2 आ जाता है विपरीतार्थक या विलोम शब्द है। नंबर 3 में आता है संधि के बारे में आपको जवाब देना है। नंबर 4 है समास के बारे में आपको जवाब देना है। नंबर 5 है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए इसी प्रकार आगे का हमारा जो टॉपिक है उसको देखिए कौन सा है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है 6वां है मुहावरे। 7वां पॉइंट हो जाते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द जिसे कहते हैं। 9वां पॉइंट आ जाता है वर्ण विचार। वर्ण विचार पर आधारित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 9वां हो जाता है शब्द विचार। 8वां के बाद 9वां है शब्द विचार। 10वां हो जाता है संज्ञा पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद 11वां है सर्वनाम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 12वां होता है कि विशेषण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 13वां है लिंग पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 14वां है वचन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। 15वां है वर्तनी शुद्ध और अशुद्ध, अर्थात स्पेलिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। जो शब्द लिखे गए हैं वह सही शब्द हैं कि नहीं है। तो आपको अशुद्ध यानी कि क्वेश्चन भी रहेंगे और उसके आंसर भी उसी में रहेंगे आपके साथ साथ। अब आपको जानकारी जो सही आंसर होगा उसको आपको उसमें से चूज करना है, सिलेक्ट करना है और आपके उत्तर देने हैं। तो 15 के बाद 16वां नंबर आता है, उसे उपसर्ग से भी आपके प्रश्न रहेंगे। और 17वां जो है कि प्रत्यय, उपसर्ग के साथ में प्रत्यय चलता है, उस पर आधारित आपके प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि हिंदी की तैयारी इन 17 बिंदुओं पर हम लोग डिस्कशन करेंगे अपनी तैयारी के दौरान। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखेंगे, जहां से आपको अपने विषय की तैयारी का भरपूर मौका मिलेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको जितने भी इस पर आधारित टॉपिक हैं सब पर आपको परीक्षा से पहले तैयारी करवा दूं, जिससे कि आपका एंट्रांस अच्छे से निकल सके। आपको कोई और असुविधा हो अपनी तैयारी को लेकर के या किसी भी तरीके की तैयारी संबंधित बीएड, डीएलएड, एमएड की एंट्रांस संबंधित कोई दिक्कत हो या पढ़ाई संबंधित दिक्कत हो, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपनी समस्या को रख सकते हैं। चलिए अब तीसरा पॉइंट शुरू होता है, वह है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन अर्थात इसमें हम लोग रीजनिंग पर आधारित डिस्कशन करते हैं। पहला टॉपिक होता है कुटलेखन या कुटवाचन, जिसे कोडिंग डिकोडिंग भी कहा जाता है। नंबर 2 होता है सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण जिसे हम लोग एनालॉगी टेस्ट भी कहते हैं। नंबर 3 नंबर में आता है लुप्त संख्या या संख्या ज्ञात करना। लुप्त संख्या या पद को ज्ञात करना, यह हमारा तीसरा पॉइंट होता है। चौथा होता है वेन आरेख अर्थात वेन डायग्राम पर आधारित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। 5वां होता है दिशा अर्थात डायरेक्शन पर बेस्ड आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6ठा होता है पदानुक्रम अर्थात रैंकिंग पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। ये सभी रीजनिंग पर आधारित है। इस चीज़ को मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। ये सभी के सभी जो है कि रीजनिंग पर आधारित टॉपिक हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा है, वह है रीजनिंग पर आधारित प्रश्न है ना। 6ठा है पदानुक्रम अर्थात रैंकिंग पर आधारित प्रश्न रहते हैं। 7वां है दिन एवं कैलेंडर, डेज एंड कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8वां होता है घड़ी अर्थात क्लॉक पर आधारित जो है कि प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इस चीज़ पर आप ध्यान रखिएगा। अब हमारी बारी आती है कि जो इस पर 9वां पॉइंट है वह रक्त संबंधित अर्थात ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबद्धता पर आधारित होती है। 10वां होता है व्यवस्थित क्रम अर्थात सिटिंग अरेंजमेंट भी 2 तरह के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक सीधी रेखा में बैठने की अरेंजमेंट होती है और एक राउंड टेबल पर बैठने की व्यवस्था होती है। तो इसलिए 10वां पॉइंट जो होता है व्यवस्थित क्रम अर्थात सिटिंग अरेंजमेंट होती है। 11वां है श्रृंखला अर्थात सीरीज। 12वां है अनुमान या न्याय लगाना। 13 नंबर होता है कथन एवं पूर्व धारणाएं होती हैं। 14वां हो जाता है सबल एवं दुर्बल तर्क, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट्स, अर्थात आपका उत्तर जो होगा, आपका उत्तर कितना सूटेबल है या इसके और बेहतर उत्तर दिया जा सकता है, कौन सा सूटेबल आंसर होगा आपके दिए गए प्रश्नों का, जो कि आपके पास उत्तर भी होता है लेकिन उसमें से सबसे सूटेबल कौन होगा, इसी बात को समझने के लिए प्रश्न बनाया गया है। सबल और दुर्बल तर्क अर्थात स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट्स। उसका 15 नंबर सवाल में आता है विविध अर्थात मिसलेनियस। रीजनिंग में भी कई तरह के प्रश्न होते हैं जो कि सामान्य टॉपिक से थोड़ा अलग हट करके रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि इसके आधार पर बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। क्योंकि सामान्य क्वेश्चन तो सभी बच्चे बना लेते हैं, परंतु थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो विविध होता है, मिक्स क्वेश्चन होता है, अलग तरह के होते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चों के मार्क्स जो है कि कुछ अच्छे आ जाते हैं। तो जिन बच्चों का यह प्रश्न अच्छा से सॉल्व होता है उनके मार्क्स कुछ बेहतर आते हैं और उन्हें बेहतर अंक आने के साथ साथ जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलने में मदद मिलती है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यह जो क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर का विविध, इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब
और क्वेश्चन दोनों आपके प्रश्न पत्र में होता है, बशर्ते कि आपको उसमें से सही उत्तर चूज करना होता है कि दिए गए प्रश्न का कौन सा सही उत्तर होता है। चलिए 16वां पॉइंट है अभाषिक अर्थात नॉन वर्बल कहते हैं। नॉन वर्बल कहने का मतलब ये सभी चित्र पर आधारित प्रश्न होते हैं। हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारा जैसे जैसे टॉपिक आएगा आपको मैं बताता चलूँगा और उस टॉपिक के आधार पर हम लोग तैयारी करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे वीडियो पे हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। और साथ ही साथ यह भी एक बार आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे अतिरिक्त भी यदि कहीं से प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं या कोई अन्य चैनल से हेल्प ले रहे हैं, फिर भी आपको कोई समस्या बनी हुई है जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको समस्या बनी हुई है कि हमें इसका समाधान कैसे होना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स बॉक्स के माध्यम में जाकर के अपनी समस्या को रखें। वह प्रॉब्लम आपका जो है कि दूर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा प्रयास आप निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट खत्म होने के बाद चौथा पॉइंट जो शुरू होता है उसे हम सामान्य जानकारी कहते हैं। सामान्य जानकारी में आपको पढ़ना क्या है, तो भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना है, भारत के भूगोल के बारे में पढ़ना है, भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। चौथा पॉइंट है भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ना है। 5वां पॉइंट है रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ना है। 6वां पॉइंट है जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना है। 9वां है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है। तो इस प्रकार आपका 8वां पॉइंट हो जाता है कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे हम लोग ICT के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ICT भी इसे कहा जाता है। 9वां पॉइंट होता है पर्यावरण। पर्यावरण भी अपने आप में एक बहुत बृहद टॉपिक है जिसके बारे में आसानी से समझ पाना बहुत कठिन होता है, परंतु हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने वीडियो के माध्यम से आपकी मुख्य बातों को डिस्कशन करें, जिससे कि आप परीक्षा जो BEd और DLEd MAd इन सभी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, सिद्ध होगा, कारगर होगा। चलिए चौथा पॉइंट के बाद 5वां पॉइंट हमारा जो शुरू होता है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्यालय में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण। विद्यालय में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण, जैसे कि आपको यहाँ बताया जा रहा है, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर विद्यालय में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान के वातावरण के लिए हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि विद्यालय में शिक्षा और ज्ञान का वातावरण में हम सब किन बातों पर चर्चा करते हैं, तो इसका ध्यान दीजिए। पहला है विकास की अवधारणा। एक और बताना चाहते हैं कि यह एक प्रकार से आप समझिए कि जो बच्चों के लिए आप एज ए शिक्षक स्कूल में किस तरीके की परिस्थिति को फेस करेंगे, किस तरीके की समस्याओं को फेस करेंगे और वैसी स्थिति का समाधान क्या होगा, इस बात को विस्तृत जानकारी लेने के लिए हम विद्यालय में इस तरीके के टॉपिक को पढ़ते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है विद्यालय में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण। तो पहला हो जाता है विकास का अवधारणा। विकास की अवधारणा किसे कहते हैं। दूसरा है कि बाल विकास के सिद्धांत। दूसरा जो टॉपिक है आपके सामने वह है बाल विकास के सिद्धांत के बारे में हम लोग को बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाओं के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो जाता है वह आप देखिए यहाँ पर हो जाता है अनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव। अनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट हो जाता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया। चौथा हमारा पॉइंट है समाजीकरण की प्रक्रिया। 5वां है वह है पियाजे के निर्माणवाद एवं समीक्षात्मक परिप्रेक्ष्य। 5वां पॉइंट है पियाजे निर्माणवाद एवं समीक्षात्मक परिप्रेक्ष्य। उसके बाद होता है 6ठा पॉइंट है कि बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। उसके बाद 7वां पॉइंट आ जाता है बहुआयामी बुद्धि। 8वां पॉइंट आ जाता है भाषा एवं विचार। 8वां पॉइंट है भाषा एवं विचार। 9वां पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं। 10वां पॉइंट होता है सतत व्यापक मूल्यांकन। सतत व्यापक मूल्यांकन। 11वां पॉइंट हो जाता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण हो जाता है। 12वां पॉइंट है कि बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। 13वां पॉइंट यह है कि बच्चे विद्यालय उपलब्धियों में क्यों और कैसे असफल होते हैं। बच्चे विद्यालय उपलब्धि में क्यों और कैसे असफल होते हैं। 14वां पॉइंट है कि शिक्षा अधिगम की मूल प्रक्रिया। शिक्षा अधिगम की मूल प्रक्रिया है, अर्थात सीखने के लिए जो है कि शिक्षण पढ़ाने के लिए शिक्षण करने के लिए अधिगम की मूल आवश्यकता है, क्योंकि जब आप सीखेंगे नहीं तब तक आप शिक्षक नहीं बन सकते, शिक्षण नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। 15वां पॉइंट है कैसे सीखना एक सामाजिक गतिविधियाँ हैं। कैसे सीखना यह एक सामाजिक गतिविधियाँ हैं। उसके बाद 16वां पॉइंट आ जाता है कि बच्चा समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक है। बच्चा समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक है। 18वां पॉइंट कहा जाता है कि वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा क्या है। वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा क्या है। वैकल्पिक
अधिगम की अवधारणा क्या है। 19वां पॉइंट है कि संज्ञान एवं संवेग, संज्ञान एवं संवेग। 19वां पॉइंट है विप्रेरणा और सीखना, विप्रेरणा एवं सीखना। और 20वां पॉइंट हो जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अर्थात मिला जुला करके सभी प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, इसीलिए इसे हम लोग वस्तुनिष्ठ या सीबीटी पैटर्न भी कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं कहीं, अर्थात जब कंप्यूटर से परीक्षा ली जाती है तो उसे सीबीटी पैटर्न कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि बीएड और डीएलएड तथा एमएड की परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको आज से हम लोग डिस्कशन करना शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है, आपसे आग्रह है, निवेदन है कि यदि तक हमारे चैनल एजुकेशन अकेडमी 07 पर आपने अजय सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है इस पर आप निश्चित रूप से कमेंट्स दें, क्योंकि हमारा प्रयास जो होता है वो आपकी सफलता ही मेरा सबसे बड़ा प्रयास होता है और सफल प्रयास होता है। तो आप जब तक कहीं प्रॉब्लम में रहेंगे तब तक हमारा प्रयास सार्थक नहीं है, और यदि हमारी वीडियो से आपको लाभ मिलता है तो हमारा प्रयास 100% जो है पूर्ण माना जाता है। तो अब पुनः आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने कमेंट्स देना न भूलें। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा और आप हमारे साथ बने रहेंगे शुरू से आखिरी तक, क्योंकि शुरू से आखिरी तक बने रहेंगे हमारे साथ इसलिए कि आप हमारे साथ जब जुड़े रहेंगे तो आपको हमारे जो आपकी तैयारी संबंधित समस्या है उस समस्या को दूर करने में आपको हमारे तरफ से बहुत ही मदद मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप हमारे साथ अभी तक जो वीडियो देखे हैं, हमारा प्रयास है आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में इसी तरीके की तैयारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।